गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है राजनीतिक दल पढ़ रहे थे। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल, यानी प्रत्येक देश में दल अवश्य मिलते हैं। दल के बगैर कोई राजनीति नहीं होती है, इसलिए स्विट्जरलैंड में भी अपन ने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन आज पढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। उनकी प्रथम जो विशेषता है वो है बहुदलीय प्रणाली, यानी वहाँ पे अनेक प्रकार के दल हैं, खूब सारे दल हैं और उनमें लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड में भारत तथा फ्रांस की भांति अनेक राजनीतिक दल है। ठीक है, आजकल वहाँ कुल मिलाकर 15-16 दल हैं। अब जो है फिलहाल उसमें वहाँ पे क्या है, 15-16 दल हैं और उनमें 5-6 की स्थिति प्रमुख है। सामान्यतः ये माना जाता है कि बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में सरकार का गठन एक कठिन कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के दल होंगे तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति विजय होके आएंगे और उसमें सरकार बनाने में क्या होगी, तकलीफ होगी। कि कोई तो कहेगा कि मैं इसका सपोर्ट करूं, कोई कहेगा मैं उस दल का सपोर्ट करूं। तो उसमें क्या है कि जो सरकार जो बनती है उस सरकार को बनने में कठिन जो कार्य है वो कठिन कार्य माना जाता है। आसानी से सरकार को नहीं बनाया जा सकता है। बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में सरकार का गठन एक कठिन कार्य होता है। जहाँ पे दो ही दल होते हैं वहाँ पे सरकार आसानी से बनाई जा सकती है और एक दूसरे की वो भावनाओं को समझते हैं। लेकिन जहाँ पे अनेक दल होते हैं वहाँ पे सरकार बनाने में यानी कठिनाई होती है कि किस तरह से सरकार को बनाया जाए। शासन में अस्थिरता आती है, किंतु ये आश्चर्य की भी बात है कि स्विट्जरलैंड बहुदलीय पद्धति सफलता के साथ कार्य कर रही है और राजनीतिक दलों की सहिष्णुता, सहयोग और दृढ़ता की भावनाओं ने शक्तिशाली और स्थायी सरकार के निर्माण में सहयोग दिया है। लेकिन ऐसा भारत और फ्रांस में देखने को मिला है। अपने ऊपर उन्होंने विवरण दिया है कि भारत और फ्रांस में, वहाँ भारत में वहाँ पे है कि अनेक दल होने के बाद में क्या है कि वहाँ पे क्या है, एक तरह से नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन अपन जो यहाँ स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनेक दल होने के बावजूद भी एक दूसरे दल को सहयोग की भावना है और वह क्या है कि लोकतंत्र, यानी वहाँ की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र व्यवस्थाएं बताई गई है। तो वह ये चाहते हैं कि दल कैसा भी हो, दल कोई भी आओ, लेकिन वो क्या करेगा, मिलजुल के कार्य को करेगा। इसलिए वहाँ की जो बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद भी वहाँ के दल में एकता पाई जाती है। यही एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है कि बहुदलीय प्रणाली, यानी बहुत सारे दल होने के बावजूद भी वहाँ की जो मतलब सरकार है, वहाँ की जो मतलब राजनीतिक दल हैं, वहाँ पे क्या है, एक दूसरे की सहयोग की भावना है और शक्तिशाली और स्थायी सरकार भी निर्माण में सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की टांग को खींचते हैं। ऐसे यहाँ भारत में होता है कि जब यदि किसी भी दल का कोई नेता बनता है तो दूसरा उसको जल्दी से सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद भी क्या है, एक दूसरे को सहयोग की भावना से उस दल को आगे बढ़ाते हैं, मजबूत बनाते हैं। दूसरी विशेषता है दलगत भावना का अभाव। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बावजूद दलबंदी की संकीर्णता भावना का उदय नहीं हुआ। यानी दल बदल, यदि चाहे दल कितने भी बदले हैं लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो क्या है, अस्थिर रही हैं। जनता दलों के आधार पर संकुचित गुटों में विभाजित नहीं होती और राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण भी स्वस्थ होता है। यहाँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि दल हैं तो दलों के अनुसार वहाँ के व्यक्तियों की भी मतलब अलग अलग दल के व्यक्ति बन गए, नहीं, व्यक्ति मतलब वहाँ की जो जनता है वो दलगत भावना का अभाव, यानी जो मतलब दल है, अलग अलग भावनाएं हैं उनकी, उसके अनुसार वह विभाजित नहीं है। वहाँ की जनता राजनीतिक उत्तेजना नहीं फैलता और व्यर्थ की दलबंदी में नहीं पड़ती, यानी व्यर्थ का जो है वो समय को खराब नहीं करते हैं। जैसे सरकार बन जाती है उसी सरकार का सपोर्ट करने लग जाते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो दूसरी जो खास विशेषता है ये बताई गई है, दलगत भावना का अभाव। अगली जो विशेषता है दुर्बल संगठन, यानी स्विट्जरलैंड राजनीतिक दलों का संगठन अत्यधिक ढीला ढाला है। यहाँ तक कि कैंटनों के दल संघीय संगठन के अधीन नहीं है। दलों के संगठन में अपेक्षित केंद्रीयता, एकता और सुदृढ़ता का अभाव रहता है। अगली विशेषता है विरोधी दल का अभाव। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड तथा भारत की भांति विरोधी दल नहीं होते।
अभी अपन ने आपने आपने पढ़ा है ना कि बहुत सारे दल यानी बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था होते हुए भी क्या है, वहाँ पे क्या है, विरोधी दल नहीं है। जो जीत जाता है, जिस भी दल का यदि कोई प्रतिनिधि जीत के आता है, उन्हीं की सरकार बड़े प्रेम से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नोक झोंक करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, विरोधी दल का अभाव, यानी विरोधी दल का अभाव है। इंग्लैंड और भारत में जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है तथा अन्य दल शासन की नीतियों की आलोचना करते हुए विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करता है। यानी जिस तरह से भारत और इसमें भारत में और अमेरिका में, इंग्लैंड में बताया गया है कि जिस तरह से यदि जिसकी सरकार बन जाती है तो उसका जो विपक्षी होता है वो क्या करता है, उसको हटा तो नहीं सकता, लेकिन उसके प्रति क्या करता है, उसके प्रति विरोध जरूर जाहिर करने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ जो आपने स्विट्जरलैंड में देखा है वहाँ पे विरोधी दल का कोई अभाव नहीं है, विरोध कोई नहीं करता है। स्विट्जरलैंड निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। संघीय संसद में बहुमत दल ही नहीं होता और फिर भी संघीय सरकार भी में भी दलों को उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विरोध की राजनीति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्विट्जरलैंड संसद में प्रतिनिधियों के बैठने का प्रबंध दल के अनुसार न किया जाकर कैंटनों के अनुसार किया जाता है। तो अगली जो विशेषता बताई गई है, विरोधी दल का कोई अभाव नहीं बताया गया है। यानी वहाँ पे चाहे किसी भी दल का नेता चुन के आओ, उसकी हर दल का जो व्यक्ति होगा वो उसका सहयोग करेगा और वहाँ सरकार बनाएगा। अगली जो व्यवस्था है, दल संविधान के अंग नहीं, दल है वो संविधान का अंग नहीं है। अमेरिका तथा भारत की भांति स्विट्जरलैंड में भी राजनीतिक दलों को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। वहाँ लोकतंत्र की अपरिहार्य आवश्यकता के अनुरूप राजनीतिक दलों का संविधानोत्तर विकास हुआ है। यानी वहाँ पे जनता को महत्वपूर्ण दिया गया, जनता को देख करके आगे का कार्य है वो किया जाता है। उसको संविधान का कोई, यानी दल को संविधान का अंग नहीं माना गया है। दल संविधान के अंग नहीं है, फिर भी व्यवहार में संविधान में ने इनकी महत्व भूमिका स्वीकार कर ली है। नए संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि संघीय संसद के सदस्य संसदीय गुटों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 134 के अनुसार राजनीतिक दल जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं लोकमत के निर्माण में योगदान करेंगे। ठीक है, तो अगली जो विशेषता बताई है वो दल संविधान क्या है, संविधान का कोई अंग नहीं बताया गया है। किसको, लोकतंत्र की आवश्यकता को देखते हुए राजनीतिक कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अगली जो विशेषता है, नेतृत्व का अभाव। यानी जैसे नेतृत्व का अभाव, जैसे भारत अमेरिका, उसमें क्या है, जैसे नेतृत्व करता है, जैसे आज मोदी जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो ये क्या है कि इनको जो कार्य दिया गया है, इनके नेतृत्व में वही कार्य को कर सकते हैं, अन्य जनता को किसी को भी कोई राइट नहीं है। इसलिए वहाँ पे क्या, नेतृत्व का कोई अभाव नहीं है, वहाँ पे नेतृत्व का कोई अभाव नहीं है। स्विट्जरलैंड में भारत की भांति दलीय नेतृत्व का विकास नहीं हुआ, यानी कोई दल का नेतृत्व नहीं करेगा, सभी को कार्य करने की अनुमति मिलती है। विभिन्न दलों में वहाँ सर्वमान्य नेता नहीं होते, यानी कोई भी नेता है वो सर्वमान्य नहीं बताया गया है। जिस तरह से अमेरिका और भारत में बताया गया है कि भाई प्रधानमंत्री का कार्य है उसके नेतृत्व में होगा, फिर राष्ट्रपति के नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व, तो वहाँ पे नेतृत्व का कोई कार्य वो ऐसा नहीं है। क्या है कि विभिन्न दलों में वहाँ सर्वमान्य नेता नहीं होते। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार का गठन भी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं किया जाता है, फलस्वरूप किसी व्यक्ति को नेता बनने का अवसर भी नहीं मिलता। वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नेता बनने का भी अवसर नहीं है। भारत और अमेरिका में तो जो कार्य कर दिया 5 साल के लिए वही उसी के नेतृत्व में कार्य किए जाएंगे, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड के संविधान में नहीं देखने को मिलता है, पढ़ने को नहीं मिलता है। दलों में सहयोग की भावना, स्विट्जरलैंड संविधान दलों में मिलजुल कर आपसी सहयोग से देश हित में काम करने की भावना विद्यमान है। यानी जो भी व्यक्ति कार्य को करता है और वो जनता के लिए समर्पण की भावना रखता है। दलों में सहयोग होता है एक दूसरे, चाहे कोई भी दल का हो जैसे बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई है, तो चाहे कोई भी दल का यदि नेता बना है तो उसमें एक दूसरे हर जो विजय होकर जो नेता आया है उसको जो मतलब कार्य सौंपा गया है तो वो सारे दल के नेता हैं उनका सपोर्ट करेगा और वह आपस में मिलजुल करके जनता के सहयोग के, जनता के हित के लिए कार्य करेंगे।
उनके सहयोग का उदाहरण संघीय सरकार, इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि एक साथ समझौते की भावना से कार्य करते हैं और उनमें विरोध की कोई भावना का अभाव नहीं रहता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है और वह कार्य को करते रहते हैं। इसलिए वहाँ की जो जनता है वो क्या है, बिल्कुल सुखी रहती है, किसी तरह से किसी भी प्रकार का उनको कोई भय नहीं रहता है। दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों के सिद्धांत में उस प्रकार का मौलिक अंतर नहीं पाया जाता जिस प्रकार भारत इंग्लैंड में दलों में पाया जाता है। वहाँ आर्थिक विषमता नहीं है, यानी आर्थिकता की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए दलों के आर्थिक कार्यक्रम में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। सभी राजनीतिक दलों का ध्येय जन कल्याण है, यानी कोई भी यदि राजनीतिक नेता बन के आएगा तो उसका ये नहीं होता है कि मैं धन कमाऊं, है ना। धन कमाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका उद्देश्य है सिर्फ जन कल्याण, यानी जनता का कल्याण करें और आगे बढ़ते रहे। सभी दल गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्षतात्मक, तटस्थता आदि मूलभूत नीतियों से सहमत है। अगली जो है मितव्यय राजनीति, यानी वहाँ की जो राजनीति है वो खर्चीली बहुत कम है, या भारत और अमेरिका के बजाय या इंग्लैंड की बजाय क्या है कि स्विट्जरलैंड में वहीं पे खर्च करते हैं जहाँ पे संपूर्ण जनता के कार्य हित के काम में आए। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्च होता है। वहाँ चुनाव उतने महंगे नहीं होते जितने अमेरिका और इंग्लैंड में है ना। राजनीतिक कार्यों में तभी धन व्यय किया जाता है जब किसी सार्वजनिक लाभ की आशा हो, यानी सभी को उससे पैसों का लाभ मिलेगा, वैसा ही कार्य स्विट्जरलैंड में किया जाता है। अन्यथा पैसे ऐसे खर्च नहीं करते हैं। जिस तरह से अपने भारत में इनमें तो चुनाव होता है तो एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कितना कितना खर्चा कर देता है, करोड़ करोड़ रुपए। एमपी के जो चुनाव होते हैं उसमें करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में इस तरह का खर्चा नहीं बताया गया है। बताया है कि यदि खर्चा भी होगा तो वो संपूर्ण जन कल्याण के हित में होगा, तभी खर्च किया जाएगा, अन्यथा खर्चा नहीं हो। तो सबसे अगली जो विशेषता, सबसे अच्छी व्यवस्था है वो मितव्यय राजनीति है। चुनाव का आधार योग्यता, यानी चुनाव का जो आधार है वो योग्यता। स्विट्जरलैंड में मतदाता प्रत्याशी की योग्यता और गुणों के आधार पर मत देते हैं। भाई क्या उसकी योग्यता, ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा परिवार का है, ये मेरा सगा संबंधी खड़ा हुआ है, उसको वोट देना, ऐसा नहीं है। वास्तव में उस नेता बनने के लायक है या उसमें योग्यता है या नहीं है, उसका परीक्षण करके ही उसको वोट डालते हैं। तो चुनाव का जो आधार है वो वहाँ पे योग्यता का आधार भी है। सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि योग्यता का आधार, यानी योग्यता के आधार पे ही और प्रतिनिधि को चुनते हैं, न कि राजनीतिक दल के आधार पर। यानी ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये देखते हैं भारत में, तो अपने भारत में क्या है, ये अरे कांग्रेस को देना वोट, बीजेपी को देना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे दल विशेष का कोई वो नहीं है। यदि योग्यता है तो उसी व्यक्ति को प्रतिनिधि चुना जाएगा। दलों की अपेक्षा व्यक्ति गुणों की अधिक महत्ता देते हैं। अनेक सदस्य संघीय संसद के लिए निर्वाचन के उपरांत तय करते हैं कि वे किस दल के संबंधित रहें। व्यवसायिक राजनीति का अभाव, यानी ऐसा भी नहीं है कि व्यवसाय भी कर रहा है और उनके खूब अच्छे खूब फैक्ट्रियाँ चल रही है, खूब बड़ा वो जो कारोबार चल रहा है, उसके बाद में भी वो राजनीति में भाग ले रहा है, ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड में। यदि व्यवसायिक राजनीति का अभाव, उसके पास व्यवसाय है तो वह राजनीति में नहीं आएगा, राजनीति में आएगा वो व्यवसाय नहीं करेगा। स्विट्जरलैंड दलों के नेता व्यवसायिक राजनीति नहीं होते। वहाँ राजनीतिक में जाने का ध्येय सेवा और लोक कल्याण की भावना ही रहती है, अन्य दूसरा कार्य वो नहीं कर सकता। उनका जो यदि राजनीति यानी वो राजनीति में आ गया तो उसका एक ही ध्येय होगा कि लोक कल्याण। वहाँ राजनीति के आधार पर आर्थिक या जीवन का अन्य लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। ऐसे नहीं है जैसे यहाँ अपने भारत में, तो इस तरह से एक बार एक नेता बन गया तो 7 पीढ़ी का उनके जुगाड़ हो जाता है, चाहे वो छोटा सा सरपंच ही बन जाओ। तो ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं बताया गया है। इसमें ऐसा ही है कि एक ही दल पे कार्य, एक ही मतलब पद पे कार्य करेगा, चाहे तो व्यवसाय कर रहा है तो वो व्यवसाय ही करेगा, वो राजनीतिक में नहीं आएगा। और यदि राजनीति कर रहा है तो वो राजनीतिक करेगा, व्यवसाय साथ में नहीं करेगा। और उसका ध्येय ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, इसका जो है वो ऐसा है कि लोक कल्याण की भावना में मैं जुड़ जाऊं और जो भी कहीं कमी है और है वो अधिक से अधिक संविधान के अंदर फेरबदल करूं और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करूं। इस तरह से स्विट्जरलैंड के संविधान में व्यवसायिक राजनीतिक दल का अभाव बताया गया है। दलों के निर्माण का आधार संकीर्णता नहीं। अन्य देश की भांति संकीर्ण तत्व जैसे जाति, भाषा, धर्म के आधार पर स्विट्जरलैंड देशों का गठन नहीं हुआ।
उनके गठन का आधार राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत है। यानी जो राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत है, इनका सिद्धांत ये है कि वहाँ की जो आर्थिक, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, गरीब नहीं है। आर्थिक जो दृष्टि से हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए भी ये क्या है, दल का निर्माण है वो संकीर्णता ही नहीं है, सब एक समान से बताया गया। दलीय संगठन का आधार कैंटन, स्विस दलों का संगठन कैंटनों के आधार पर हुआ है, न कि राष्ट्रीय आधार पर। यहाँ की संघीय संसद के निर्वाचन कैंटन के आधार पर ही लड़े जाते हैं। तो कहने का आपने ये काफ़ी विशेषताएं पढ़ी हैं स्विट्ज़रलैंड की। इसमें आपने बहुदलीय प्रणाली, दलगत भावना का अभाव, दुर्बल संगठन, विरोधी दल का अभाव, दल संविधान के अंग नहीं, नेतृत्व का अभाव, दलों में सहयोग की भावना, दलों में बुनियादी सिद्धांत में मतभेद नहीं, मितव्ययी राजनीति, यानी अन्य प्रकार की जो आपने विशेषताएं पढ़ी हैं वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ऐसा है कि कम खर्चा बताया है। सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए है कि क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो ही सभी कार्यों को करती है, और यदि उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो नेता को तुरंत चेंज कर देते। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए फिक्स है तो वो ही हमारे ऊपर शासन करेगा और जैसे करेगा वैसे अपन उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि जहाँ भी कोई गलत प्रतिनिधि चुन के आ गया तो उसको तुरंत हटा भी सकते हैं और दूसरा व्यक्ति ला सकते हैं। थैंक यू।